नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी। 4 टॉपिक इससे पहले हो चुका है। आइए 5वां टॉपिक चलते हैं। क्या है? जल। जल के बारे में समझेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि जल क्या है, जल के कितने घटक है, सारे चीज को समझेंगे बारीकी से। तो आप कक्षा में बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा। क्या है? जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? सबसे पहले आप अगर जल सोचते हैं तो आपके मन में क्या कल्पना हो रहा है? जैसे जल आया, जल दिमाग में जैसे आया तो आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बना, इसके बारे में बोल रहा है। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। आप क्या क्या सोचने लगते हैं? जैसे जल बोलते हैं तो आप सोचने लगते हैं नदी में जल होता है भाई, जलप्रपात जो वाटरफॉल बनता है वहां पे, या वर्षा जो रिमझिम रिमझिम बारिश होती है उसके बारे में सोचने लगते हैं, या फिर आपके नल से जो जल निकलता है उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो ये सब सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। बच्चे लोग वर्षा के जल अगर गड्ढा में रहेगा तो कागज का नाव बना के पूरा तैराता होगा ना जी। आप भी तैराए होंगे, तैरा कर बहुत खुश होते हैं ना जी। हम भी तैराए हैं। स्कूल जाते थे तो जिस दिन बारिश होता था ना, अपना समय बताते हैं। जब स्कूल जाते थे तो बारिश का समय में रास्ते में, उसमें तो रोड नहीं था ज़्यादा, अब तो रोड बन चुका है। तो गड्ढा में पानी रहता तो अपना पेपर फाड़ लेते थे कॉपी का, उसको नाव बनाते थे, फिर गड्ढे में तैराते थे। तो अच्छा लगता था ये सब चीज। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता था। अब होता क्या है, उधर से जब स्कूल जाते थे, ठीक है, इधर से, लेकिन उधर से जब आते थे बारिश नहीं होता था, गड्ढा का जल गायब हो जाता था। वह जल कहाँ चला जाता था? ये प्रश्न दिमाग में क्लास 7 के बच्चों को दे रहा है मास्टर कि वह जल कहाँ चला जाता है। ये जो जल गड्ढा में था जिसपे हम लोग नाव चलाए थे, वह जल आखिर गया कहाँ, उसके बारे में समझिएगा। अच्छा लगेगा, क्लास में मजा आएगा। आप अगर बारीकी समझ लिए ज्योग्राफी का बारीकी यहाँ पे है। एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 का ज्योग्राफी अगर ढंग से कोई पढ़ लिया है, फिर ज्योग्राफी या हिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट 6 to 10 पढ़ेगा तो बारीकी समझ में आएगा, एक एक तथ्य को समझ पाएंगे आप। चलिए, सूर्य के ताप के कारण, किसके कारण भाई? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ये जो गड्ढा में जल भरा पड़ा था ना, ये जल जो है, गड्ढा वाला जल सूर्य के ताप से, टेम्परेचर से वाष्पित हो गया है। आपको स्कूल से लौटते समय दोपहर के समय में वाष्पित होके कहाँ चला गया? वायुमंडल में चला गया। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर, और वो जो जलवाष्प आप गड्ढा वाला देख रहे थे ना, गड्ढा का जल सूर्य के ताप को पड़ने से जलवाष्प बना और ऊपर चला गया। और फिर बोला वो संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, और वो जब ऊपर जाएगा वो संघनन क्रिया के दौरान वो बादल बन जाएगा, बादल का रूप ले लेता है। यहां से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। कहीं पे भी धरती पे ना समुद्र है जी, तो ये वर्षा, ये जो हिम के रूप में, मतलब जब ना बोलते हैं गांव घर के लैंग्वेज में बर्फ पड़ना मतलब पत्थर गिरना बोलता है ना जी, तो वही पत्थर है फिलहाल समझ लीजिए। तो वही समझे, बर्फ के रूप में गिरेगा, ये गोला बर्फ के रूप में गिरेगा या फिर वर्षा की बूंद के रूप में गिरेगा। कितना सुंदर समझाया गया है यहाँ, समझिएगा। एक सेकेंड, देखिए जल चक्र बताया गया है। जल चक्र कैसे होता है? हुआ क्या कि पहले गड्ढा में पानी है, इसका हुआ वाष्पीकरण। कैसे हुआ वाष्पीकरण? क्योंकि सूर्य ताप के कारण, सूर्य उगेगा, ताप के कारण वाष्पीकरण के दौरान यह वाष्प बन के ऊपर जाएगा। ऊपर पहुंचते ही क्षोभ मंडल में जैसे ऊपर जाएगा ना तो तापमान गिरेगा। आप जानते हैं क्षोभ मंडल का एक क्राइटेरिया होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेंगे तापमान में गिरावट आएगी।
तापमान की गिरावट के कारण क्रिया स्टार्ट होगा, वो वाष्पन के दौरान, वाष्पीकरण के दौरान उड़ा, और वही वाष्प में फिर क्रिया होगा संघनन क्रिया। संघनन के दौरान फिर से वाष्प पानी में परिवर्तन होगा, जल में परिवर्तन होगा, या बादल बूंद में बनेगा ना जी, बादल के रूप में या बर्फ के रूप में बनेगा, और वही फिर गिरेगा बारिश के रूप में। समझे? तो ये क्रिया एक होते रहता है पृथ्वी पे, इसे जल चक्र कहते हैं। और बहुत सारा रीजन है इसमें, इसे बाद में समझेंगे। फिलहाल ये समझिए, गड्ढा के जल में वाष्पीकरण हुआ, और वही वाष्प ऊपर गया, फिर संघनन हुआ, और उसके बाद वही संघनन होके फिर क्या हो गया, बारिश बन गया। इतना सा बात है, 2-3 बात तो यहाँ पे था। समझे? जिस प्रकार, एक सेकंड, जिस प्रकार से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, जल चक्र किसे कहते हैं? अब समझ में आया कि जिस प्रकार ये जल वाष्पन के दौरान ऊपर जाएगा, वहां संघनन के दौरान पुनः पृथ्वी पे आएगा, और ये क्रिया कंटिन्यू जारी है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। सामान्य सा बात है, 5.1 में दिखाया गया है, इसे हम समझा चुके हैं। हमारी पृथ्वी क्या है? थलशाला। थलशाला, थल मतलब होता है थाली, समझिए, थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पर, एक सेकेंड भाई, क्या भाई, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वह आज भी मौजूद है। जो 100 साल पहले जो जल था वो आज भी मौजूद है। कैसे? रिसाइकल होके वो जल बन गया वाष्प, वाष्प बन के ऊपर से लग गया, ऊपर फिर संघनन हुआ, फिर गिर गया नीचे। नीचे गिरेगा तो ये कहीं जाएगा, थाला नुमा है, थलशाला के रूप में है, समझे? और यहाँ पे रह जाता है, वही फिर क्रिया बार बार से होते रहता है। जो शताब्दियों वर्ष पूर्व, 100 सैकड़ों साल पहले जो वर्षा जल था, वही जल आज भी है। सिंपल सा बात है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जल जो है ना, हरियाणा में या फिर बिहार आपके गांव में, बिहार में बारिश होगा, तो ये समझिएगा, सिंपल सा बात है, बारिश नहीं, बाढ़ आएगा, तो वो हो सकता है कि वो जो आपके घर में जल घुसा है ना बाढ़ के दौरान, हो सकता है ये दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी में बह रहा हो, या फिर नील नदी में फिर कम बह रहा हो, या मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका में बह रहा हो। ये बात है, क्योंकि ये जल चक्र होता है ना, तो बादल उड़ के दूसरे देश चला जाएगा ना जी, तो वहां पे बारिश कर देगा, तो एक देश का पानी दूसरे देश में चला गया। तो ये होते रहता है। ये सैकड़ों साल पहले कहीं और था, फिर कहीं और है, फिर कहीं और गया, इस तरह हो सकता है। समझे? ये बात यहाँ समझाया गया है, आप समझ पाए होंगे जो कहना चाह रहे थे हम लोग। ओलवन जल की, एक सेकंड, ओलवन जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। ओलवन जल किसे कहेंगे? जो मीठे पानी का, जिसमें नमकीन नहीं हो, खारे पानी जिसमें नहीं रहेगा, उसे ओलवन जल कहेंगे। लवण जल किसे कहेंगे भाई? लवण जल उसे कहते हैं जिसका टेस्ट खारा होगा, समुद्र का जल लवण जल। अब बाकी ओलवन जल कौन कौन होगा भाई? जैसे नदी पानी, नदी कुल्ला कीजिएगा, आप मुंह में लीजिएगा तो क्या होता है भाई? नदी का पानी जैसे मुंह में लीजिएगा तो खारापन नहीं मिलेगा आपको, तो वो जल कैसा होगा? ओलवन जल। ताल, ताल में, ताल झील, ये सब में, तालाब में, ये सब में कहाँ पे कैसा जल मिलेगा भाई? मैक्सिमम आपको मीठा जल मिलेगा, ओलवन जल। सोत, सोत जो होता है सोते, एवं हिमनद, जो हिमनद है, हिमनद में भी आपको मीठा जल ही मिलेगा सामान्यतः। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। कहाँ का जल समुद्री लवणीय होता है सर? महासागर का। और समुद्र का जल कैसा होता है? लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड, यानी इसमें क्या होता है भाई? अधिकांश नमक होता है। नमक का सूत्र यहाँ क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, समझे? सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। ये सब चीज सिंपल सा बात है। लवण जल में क्या होगा? नमक होगा। नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं,
समझे, तो खाने वाला नमक भी उसको कह सकते हैं। तो ये सब बात है। ये जल कहाँ पाया जाएगा लवण जल भाई? समुद्र में भी या फिर महासागर में पाया जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ समझाया गया है। देखिए नील नदी है, कांगो नदी है, सब कुछ समझाया गया। ये लो, ये सब आप देख लीजिएगा। कोरल सागर है, इसको आप अपने बुक में समझिएगा, अच्छा से समझाया गया है कहाँ का जल की मात्रा है। जल का वितरण, जल का वितरण, वितरण जल का कितना है, किस प्रकार है, धरती पे कहाँ कहाँ जल सर्वाधिक है, और इस प्रकार समझेंगे जल की मात्रा कहाँ कहाँ पे अधिक है, कम है, झील में कितना है, महासागर में कितना है, नदी में कितना है, जलवाष्प के रूप में कितना है, ये सब समझेंगे। जल का वितरण, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। हम जानते हैं कि 3/4 भाग, 3/4 किसे कहते हैं सर? पूरा में 4 भाग अगर खंड करेंगे तो 3 भाग, कितना भाग हो गया? ये 3 भाग, बाकी बचा ये 1 भाग। 1 भाग जमीन है और 3 भाग क्या हो गया? 3 भाग में पानी है, इसे कहते हैं 3/4, मतलब 3/4 भाग। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो उनके देशों में, अनेक देशों में जल की कमी का समानता क्यों पाया जाता है? ये सब बात बताया गया है इसे, कि अगर आप जानते हैं कि 3/4 पे सर जले है, तो फिर भी सामान्यतः देखेंगे कि किसी किसी देश में जल की कमी है। आप देखेंगे कि उत्तर बिहार में या उत्तर भारत के मैदान में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, प्रत्येक वर्ष लगभग बाढ़ आ जाता है। और ये बैसाख का समय में देखेंगे कि भाई यहाँ जल की कमी है, जल की कमी हो जाती है, चापाकल सूखने लगता है। तो ये क्यों होता है ऐसा? तो यहाँ पे समझेंगे बात, यही बात यहाँ बोला गया है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? ये जो पृथ्वी पर 3/4 जल है, क्या हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिकाओं में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है, इसे समझते हैं। ये देखते हैं, समझे। महासागर का जो जल है 97.3% है। महासागर में कितना है भाई? 97.3%। तो सोचिए, आप अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़े? महासागर का जल जो होता है सर लवणीय जल है, मतलब खारा पानी है, खारा पानी, नमकीन पानी है। क्या नमकीन पानी को पी पाएंगे आप? नहीं। तो 3/4 का 97.3% बेस्ट है, कोई मतलब ही नहीं है। जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन पीने योग्य नहीं है, समझे। इसलिए तो पीने का किल्लत है बहुत सारा देश में। बर्फ छत्र, बर्फ के रूप में कितना है? 0.02%, 02, ये तो गलत दिया गया है, समझे। 2% लगभग दे रहा है यहाँ पे, समझे। बर्फ छत्र के रूप में 2% है। भूमिगत जल 2%, ठीक है। बर्फ के रूप में, जैसे हिमालय पे ग्लेशियर है, उत्तरी ध्रुव पे ग्लेशियर है, दक्षिणी ध्रुव पे ग्लेशियर है। तो ये सब जो छत्रक बना है जो 2% लगभग है। भूमिगत जल कितना है? 0.68%। झीलों का ओलवन जल, झील में 2 प्रकार का जल आएगा, समझे। कैसे सर? किसी झील में मीठे पानी का झील है कोई झील, और कोई खारे पानी का झील है। जैसे भारत का ही ले लीजिए, चिल्का झील आपको खारे पानी का झील मिलेगा। अब कुछ झील जैसे वुलर झील कैसा में मीठे पानी का झील मिलेगा। यही बात है। झीलों का ओलवन झील जल, मतलब जो जल लवणशील नहीं है, वो 0.009% है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील, स्थलीय समुद्र, जो स्थल भाग में समुद्र का हिस्सा घुस चुका है ना, उसे स्थलीय समुद्र कहते हैं। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील, उसमें लैगून झील सारा आ जाएगा भारत का। चिल्का ले लीजिए, कोलेरू ले लीजिए, पुलिकट ले लीजिए, ये सारा आ जाएगा। तो ये सब झील का मात्रा 0.009% है। और वायुमंडल में कितना है भाई? 0.0019%। वायुमंडल में क्या है सर? जलवाष्प के रूप में। ये जो बादल देख रहे हैं ना, बादल ले लीजिए या फिर जलवाष्प ले लीजिए, ये भी कितना है भाई? 0.001%। और नदी में कितना भाई? 19%। और नदी में कितना है? 0.0001%।
तो अचरज नहीं लग रहा, ये गंगा नदी है सर, अमेजन नदी है, नील नदी है, मिसिसिपी है, सैकड़ों नदियां इस धरती पे है, फिर भी उन नदियों से अधिक जल कहां पे है? वायुमंडल में है। वायुमंडल का जल 0.0019% है, मतलब बहुत ज्यादा। और नदी में कितना भाई? 0.001%। सोचिए कितना कम है, इतना कम जल है वायुमंडल से नदी में। तो आपसे अगर पूछेगा नदी में अधिक पानी है कि वायुमंडल में अधिक पानी है, तो आप कहाँ मारेंगे भाई? वायुमंडल में अधिक पानी है, देख रहे हैं ना, वायुमंडल में 0.0019%, जबकि नदियों में 0.0001%। अचरज लग रहा है ये सुन के, जान के, समझे कि वायुमंडल में नदी से भी ज्यादा जल है। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स में दिया गया है, ये देख लीजिएगा आप लोग अपने से, समझे? इस पॉइंट को समझते हैं। क्या है भाई? जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। जीवन जीने के लिए जल बहुत अति आवश्यक है। अब खाना बनाते हैं तो उसमें भी जल चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सब चीज चाहिए। बिना जल का संभव जीवन नहीं हो पाएगा। चाहे आप मवेशी पालिएगा, खेती कीजिएगा, सभी जगह जल की जरूरत पड़ेगी। तो जल जीवन के लिए क्या है? अति आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। अगर प्यासा कोई व्यक्ति है तो हमारा प्यास सिर्फ जल बुझा सकता है। तड़प उठता है, लोग डिहाइड्रेट करके मर जाता है। आप कोविड में देखेंगे, कोविड जब आया था तो उस समय लोग पलायन करने लगा अपने घर के तरफ, और रोड पे लोग छटपट करके मरने लगा। कैसे? डिहाइड्रेट होके, पानी की कमी होने लगा उसके शरीर में, जिसके चलते रोड पे धूप के कारण मर गया। तो डिहाइड्रेशन के कारण वो हुआ था। पानी अगर उसके शरीर में पर्याप्त रहता शायद नहीं मर पाता। ये सब रीजन है, समझे? प्यास से होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से, अब नहा रहे तो नहाइए रहे हैं 2 घंटा से ना, नदी में नहाए तो कोई बात नहीं भाई, नदी पानी बहता पानी है, चलो नहा ले। लेकिन अपने बाथरूम में घुसे 2 घंटा से नहा रहे हैं, अब आपको लगेगा कि कौन नहाता है? कई लोग को देखे हैं घंटों नहाते रहता है, बर्बाद करता है। अब मोटर चला के नहाता है ना, तो पानी बह रहा है और शरीर पे बहुत कम गिर रहा है। डीजल चला लेता है गांव घर में, तो देखे हैं अब तो कम हो रहा है, लेकिन उस समय डीजल इंजन हुआ करता था 5 HP का। डीजल इंजन चला दिया, मस्ती से नहा रहा है, तो वो वेस्ट हो रहा था पानी, समझे? वो वेस्ट हो रहा है पानी। तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुमूल्य संसाधन है हमारा जल, जिसे हम क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सब जल बर्बाद मत कीजिएगा। कितना है? और बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी और पढ़ाएंगे, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, तब 2 भाग में इसको डिवाइड करेंगे हम। तरंग को बाद में समझेंगे। महासागर ये, हाँ, यहां से क्या है? महासागरीय परिसंचरण, समझिएगा क्या है? महासागरीय परिसंचरण, इसे समझते हैं। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। नंगा पैर जब समुद्र तट पे चलिएगा ना, तो जादुई तरह से अनुभूति होती है। कैसे होती है और क्यों होती है, इसे समझेंगे। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी और क्या है, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाले प्रतीत होता है। समझे? ये सब जो समुद्र के किनारे है ना, लवणीय जल है, पवन है, ठंडी पवन है, क्योंकि भाई समुद्री पवन, समुद्र में पानी है, और यहाँ जो हवा चलेगा तो नमी युक्त हवा होगा तो ठंडा लगेगा, तो वही ठंडी पवन है। और लहर का जो आवाज आते रहता है, संगीतमय होता है, तो ये सब भी आपको क्या देगा? अच्छा अनुभूति देगा। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय झील हमेशा
गतिमान रहता है। ताल में क्या होता है, झील में, ताल मतलब तालाब, सब में तालाब या झील का पानी शांत है। जैसे बाल्टी का पानी शांत नहीं होता, बाल्टी में पानी है या फिर आपका गिलास में पानी है, बोतल में पानी है, तो क्या पानी गतिशील है? नहीं, वो पानी तो शांत है। लेकिन इसके विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। महासागरीय जल रुकता नहीं है, गति करते रहता है। वो घूर्णन परिक्रमण गति कारण होता है सर पृथ्वी का, समझे। आप सुने होंगे ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ये धारा चलती है, स्थिर नहीं है, गतिमान रहती है। समुद्री जल गतिमान रहती है। तो ये सब बात है, उसे बाद में समझेंगे गतिमान कैसे रहती है, क्यों रहती है। यह कभी शांत नहीं रहता, कभी शांत नहीं रहता है। समुद्र जल शांत कभी नहीं होगा। लेकिन अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच थोड़ा शांत जल होता है, समझे, शांत जल होता है। वहां पे क्या भाई, सार्गेसम नामक एक घास पाया जाता है, इसे इसलिए उसे सार्गेसम सागर कहा जाता है। अटलांटिक सागर के बीचों बीच में होता है कि इधर से गर्म जलधारा जाती है, इधर से ठंडी जलधारा, ये भाग शांत रह जाता है। इसलिए यहाँ पे कवक उगेगा, एक घास उगेगा, जिस घास का नाम है सार्गेसम, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, सार्गेसो सागर, समझे। लगेगा ये गड्ढा नहीं है, गड्ढा नहीं, क्योंकि घास शांत जल है, शांत जल में तो घास उग जाएगा ना। जमीन बहुत गड्ढा है, जितना इधर भी गहराई, सगरों गहराई, यहाँ पे भी गहराई है, लेकिन आपको लगेगा यहाँ घास है तो गहराई कम होगा, ऐसा नहीं है। घास है, गहराई कम नहीं है, ऐसा नहीं बात है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। महासागर में गति का 3 भाग है भाई। महासागर किस रूप में गति करती है? तरंग के रूप में गति करती है, ज्वार भाटा के रूप में करती है, और जलधाराएं के रूप में गति करती है। सब कुछ समझेंगे, तरंग किसे कहते हैं, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, और जलधाराएं किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो दे देंगे तो आप बोर हो जाइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसे क्या करेंगे, डाल देंगे। चलिए सबको जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके नेक्स्ट डे। बाय बाय।